क्या वास्तव में उस टाइम के एरा में भी और आज के एरा में भी होम्योपैथी काम करती है सर? होम्योपैथी में सिंगल डोज और सिंगल मेडिसिन पे काम होता है और बहुत वंडरफुल रिजल्ट देखे गए हैं। ऐसे ऐसे केस ठीक किए हैं जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने बोला था कि ये 7 से 8 दिन तक व्यक्ति जिएगा। होम्योपैथी या एलोपैथी अर्ली स्टेज जॉइंट इशू में कौन फास्टर काम करता है सर? होम्योपैथी, फास्टर कैसे करेगा सर? क्योंकि आप एक्यूरेट दवाई लोगे तो फास्ट काम करेगा। सर आप कौन सी बीमारी फोकस कर सकता है? एवास्कुलर नेक्रोसिस। इतना खतरनाक नाम कैसे है इसका? बेसिकली एवास्कुलर का मतलब होता है जिसमें वैस्कुलैरिटी नहीं हो रही, जिस बॉडी पार्ट में जिस बोन पे वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है उसको हम बोल देंगे वैस्कुलैरिटी इसकी खत्म हो गई। तो एवियन में क्या अर्ली साइन क्या होते हैं और आदमी को क्या होता है उसमें? फंगल इन्फेक्शन आजकल इंडिया में लगभग 10 में से मान के चले 5 से 6 लोगों को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। जांघों के आसपास इचिंग होती है। अच्छा, बोन हेल्थ को नुकसान पहुंचाने की सबसे कॉमन हैबिट क्या है जो इंसान एवरीडे करता है? ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और आकाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द धन्यवाद सर। फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आकाश जी, डॉक्टर आकाश सर, पहले तो फाउंडर्स ड्रीम में आप आए हैं और लोगों की क्या मानसिकता है सर कि फाउंडर है ना वो टेक वाले ही फाउंडर होते हैं। पर ये फाउंडर ड्रीम शुरुआत करने का मेरा मकसद यही था कि फाउंडर सिर्फ टेक वाले नहीं होते हैं, डॉक्टर भी फाउंडर होते हैं, बिल्कुल। कोई नर्स होगी तो वो भी फाउंडर हो सकती है, कोई टीचिंग में है तो वो भी फाउंडर हो सकते हैं। तो फाउंडर का मतलब सिर्फ टेक स्टार्टअप करने वाले फाउंडर ही नहीं है, देश को ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देने वाले, जो भी कोई नई चीज़ दे रहा है देश को या लोगों को हेल्प कर रहा है किसी न किसी वे में, वो एक फाउंडर है सर। डेफिनेटली सर, बिल्कुल। सही बात है या नहीं बताइए सर? डेफिनेटली सर, बिल्कुल है। कैसी चल रही सर लाइफ? बहुत अच्छी चल रही है सर, अभी तो काफ़ी अच्छा है। बहुत सॉलिड, एकदम रॉक सॉलिड। हाँ, रॉक सॉलिड चल रही है। आपसे मिल रहे तो और भी अच्छा हो गया। अच्छा चल रहा है सर सारा। डॉक्टर सर बताएं, आप मतलब अभी आप क्या करते हो? देखिए बेसिकली मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, एमडी होम्योपैथी मैंने की है। और हम कहीं न कहीं पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स जो बहुत हार जाते हैं अपनी बीमारी को लेकर के, है ना? कि ये ठीक ही नहीं हो पा रही है। अधिकतर डॉक्टर्स कहते हैं ये इनक्योरेबल डिज़ीज़ है। हम ऐसी डिज़ीज़ पे काम कर रहे हैं, जो नॉर्मली हम कन्वेंशनल मेडिसिन मतलब एलोपैथी में देखें तो उसको इनक्योरेबल कहा जाता है। बट जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको उसकी बीमारी जड़ से ठीक करके देते हैं। मतलब वो चीज़ हम कर रहे हैं। पर मेरे को एक थोड़ा सी डिस्टर्बिंग सवाल, जैसे पहले भी आज से कितने ही साल पहले शायद मेरे मामा भी होम्योपैथ डॉक्टर थे, और वो गोलियां देते थे छोटी छोटी। मेरे तो सगे मामा थे गांव के अंदर, तो मैं साबूदाने जैसी हाँ गोली। साबूदाने जैसी छोटी छोटी गोलियां देते थे। तो मैंने तो देखी होम्योपैथी वाली, पूरा पूरा जर्नी जिया है मैंने उसको। उस टाइम पे भी होम्योपैथी को ऐसे देखा जाता था यार होम्योपैथ डॉक्टर है, मतलब थोड़ी अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता था। आज भी ऐसा ही लग रहा है कि होम्योपैथ डॉक्टर को वास्तव में वो स्टैंडर्ड नहीं मिला है मार्केट की या सोसाइटी की तरफ से जो एक्चुअली मिलना चाहिए। तो अभी एक सवाल यहाँ पे आ रहा है, क्या वास्तव में उस टाइम पे भी होम्योपैथी काम करती थी? वो मुझे पता नहीं है कि करती थी नहीं, पर वो गोली जरूर देते थे। आज भी वही गोली दी जाती है, तो क्या वास्तव में उस टाइम के एरा में भी और आज के एरा में भी होम्योपैथी काम करती है सर? सर डेफ़िनेटली, यदि नहीं करती होती तो इंडिया तो छोड़िए, विदेश में ये लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो विदेशी लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, है ना? बेसिकली होम्योपैथिक को ये सोचा जाता है कि यार ये तो बहुत ठंडी पैथी है ना? बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना? और मीठी-मीठी गोलियाँ, इससे क्या ही ठीक हो जाएँगे हम लोग। बट ये जो छोटी-सी स्वीट पिल्स है, उसका ही वंडरफुल इफ़ेक्ट होता है। जब आप किसी सही होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपकी परफेक्ट केस टेकिंग लेता है, एक-एक चीज़ आपके बारे में जानता है। उसके बाद में वो सिंगल डोज़ और सिंगल मेडिसिन पे हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आपको बहुत 17 प्रकार की अलग-अलग कलर की गोलियाँ दे दी, आप उसको खाते रहो, है ना? होम्योपैथी में सिंगल डोज़ और सिंगल मेडिसिन पे काम होता है और बहुत वंडरफुल रिज़ल्ट देखे गए हैं। मैंने पिछले 8 साल की प्रैक्टिस में सर ऐसे-ऐसे केस ठीक किए हैं जिनको बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स ने बोला था कि ये 7 से 8 दिन तक व्यक्ति जिएगा, उसके बस बाद में जिएगा। हाँ, हाँ, हाँ। लाइफ़ उसकी 7 से 8 दिन की है। और 3 से 4 साल, 5 साल तक आज भी उस बंदे को, जिसको ये कहा गया था कि 7-8 दिन जिएगा, वो 8-9 साल तक भी हम लोगों की मेडिसिन से सर्वाइव किया है उन्होंने। विदाउट एनी पेन किलर, विदाउट एनी कन्वेंशनल मेडिसिन, विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। हमने उन्हें कोई दूसरी चीज़ नहीं दी, केवल होम्योपैथिक दवाई दी और वो भी पूरे 7-8 साल नहीं, 1 या 2 साल, उसके बाद दवाइयाँ हमारी होम्योपैथी की भी हमने छुड़वा दी। बढ़िया जीवन जी। क्या होता है सर होम्योपैथिक गोलियों में, क्या होता है वो छोटी सर छोटी? एग्ज़ैक्टली ये चीज़ होती है, लोगों को लगता है कि मीठी-मीठी गोलियाँ दवाइयाँ हैं, पर जो मीठी गोलियाँ हैं वो केवल शुगर पिल है, केवल शक्कर के दाने हैं वो,
सही। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर हम दवाई डालते हैं। एग्ज़ैक्टली देखिए जैसे ये डाइल्यूशन है हम लोगों का, है ना? अब मैं आपको थोड़ी-सी प्रोसेस बताता हूँ कि होम्योपैथिक दवाई बनती कैसी है और ये आयुर्वेदा से कैसे अलग है ना? क्योंकि आयुर्वेदा मेडिसिन भी हर्ब से बनती है और होम्योपैथी भी हर्ब से बनती है। अब सपोज़ करें हमें तुलसी से कोई दवाई बनाना है। अब हम तुलसी का प्लांट लेंगे और उसको ऐसे बीकर में डाल देंगे पूरा, है ना? पूरे उसके जो पंचांग है सब कुछ उसको डुबो देंगे और उसको रख देंगे एक सर्टेन टाइम के लिए, अप्रॉक्सिमेटली 40 टू 45 डेज़, ठीक है? उसके बाद तुलसी का जो पूरा अर्क है वो इस पानी में आ जाएगा। अब हम उसे छान करके डिस्टिलेशन करके उसको निकाल लेंगे। अब ये जो हमारा अर्क बना इसको होम्योपैथिक भाषा में बोलते हैं मदर टिंचर ऐसा टिंचर जिससे अब दवाई बनने वाली है, मदर सॉल्यूशन है ये। अब हमने इस मदर सॉल्यूशन का 1 पार्ट मतलब 1 ड्रॉप लिया और 99 ड्रॉप ऑफ वाटर या अल्कोहल मिलाया, शेक किया तो हमारी 1 पोटेंसी बनी मतलब 1 पावर बनी। अब उस 1 पावर की हमने 1 ड्रॉप ली और फिर से 99 ड्रॉप ऑफ वाटर मिला दिया, फिर उसको शेक किया तो हमारी 2 पावर बनी। अब ऐसे ही 2 पावर में से 1 ड्रॉप लिया और 99 ड्रॉप ऑफ वाटर मिला दिया, फिर शेक किया तो तीसरी पावर बनी। इट मीन्स कि हम उसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं। जो मेन सॉल्यूशन था वो तो एक ही बूँद था, उसको हमने बार-बार डाइल्यूट करते गए। तो ये जो डाइल्यूशन है जब 12 सी के बाद ये मतलब 12 बार यदि हम ऐसा कर लेते हैं, तो हम किसी दुनिया के कोई भी माइक्रोस्कोप से देखें, उसमें तुलसी का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा क्योंकि वो एवोगैड्रो संख्या के पार चली जाती है। बट होम्योपैथी स्टार्ट ही होती है 30 सी से, मतलब 12 बार में इतना हम उसको लोअर पोटेंसी मानते हैं कि इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको फर्दर हम 30 बार करते हैं तो हमारी 30 पोटेंसी बनती है। मतलब ओसिमम सेंस 30 पोटेंसी। अब आप बोलेंगे कि सर उसका जो बॉटनिकल सब्सटेंस है वो तो खत्म हो गया, फिर कैसे दवाई काम करेगी? तो ये होता है नैनो एनर्जी पार्टिकल का कॉन्सेप्ट। जब वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं, हमारी तुलसी के मॉलिक्यूल से टकराते हैं, तो उस समय नैनो एनर्जी बनती है और वही एनर्जी फर्दर डाइल्यूशन में उस टिंचर में इकट्ठी होती रहती है। मतलब कि जितना हम उसको डाइल्यूट करते जाएँगे, उतनी इसकी पावर बढ़ती जाएगी और हम हमारे क्लिनिक पे दवाइयाँ देते हैं 1 मिलियन टाइम ऑफ पोटेंटाइज़ मेडिसिन, 2 मिलियन टाइम ऑफ पोटेंटाइज़ मेडिसिन, इतनी मेडिसिन इसीलिए उसका केवल इफ़ेक्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं होता। क्योंकि तुलसी को यदि हम ऐसे ही खा लेंगे तो हो सकता है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो। जैसे आयुर्वेदा में तुलसी को हम सुखा लेते हैं, क्वाथ बना लेते हैं, उबाल लेते हैं और ऐसे एज़ इट इज़ ले लेते हैं। या पानी के साथ खा पानी के साथ फक्की मार लेते हैं, है ना? पर होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। यदि एक भी प्लांट इस दुनिया में किसी भी हब का बचा हुआ है, मान लो सारे के सारे तुलसी के प्लांट दुनिया से खत्म हो गए, एक ही बचा है, तो होम्योपैथिक पद्धति में इतनी पावर है, पोटेंसी है कि हम उस एक प्लांट से पूरी दुनिया को दवाई दे सकते हैं। तो आप एलोपैथी में क्यों नहीं गए? होम्योपैथी में क्यों आए सर? कुछ ऐसा कोई इंस्पिरेशन स्टोरी बन गई थी क्या? मैं जब पीएमटी की तैयारी कर रहा था, तो बेसिकली मैं भी नहीं मानता था कि क्या होता है होम्योपैथी और नहीं मानती थी नहीं बिल्कुल? मानता था, बिल्कुल नहीं मानता था और आयुर्वेदा को भी नहीं मानता था, है ना? क्योंकि बेसिकली मैं भी एक स्पिरिचुअल फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ, तो आयुर्वेदा हम लोग यूज़ करते थे घर में। बट मेरा एक्सपीरियंस होम्योपैथी के साथ बेटर नहीं रहा क्योंकि 11th में मुझे कुछ दिक्कत आई एलर्जी संबंधी और मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को बताया, मुझे फ़र्क नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट, है ना? मुझे लगा कि पैसे बर्बाद है, कोई मतलब नहीं है। बट जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 5 नंबरों से रह गया था गवर्नमेंट कॉलेज में और फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया। अब सेकंड अटेम्प्ट में सर मेरे पास में एक बुक आई मेरे बुआ जी के यहाँ एक रेंट से रहते थे भैया, उनके पास में एक बुक थी जिसका नाम था होम्योपैथिक दवाइयों के सचित्र वर्णन ऐसा कुछ था नाम, है ना? डॉक्टर सत्यवर्धन सिद्धांत अलंकार की थी। तो मेरे पास ही मैंने रैंडमली उसको पढ़ना शुरू किया कि यार क्या चीज़ होती है, देखें अपन भी पढ़ लें। तो वो जब मैंने पूरी पढ़ ली, तो उस समय जब मैं नीट की एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो मेरे मन में यही था कि इस बार एमबीबीएस में नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे होम्योपैथी करना है। तो वहाँ से मेरा तो ऐसे क्या बात ट्रिगर करी उस बुक ने आपको? ट्रिगर ये करी कि कई बार एलोपैथिक पद्धति कहती है कि ये इनक्यूरेबल डिजीज़ है, जैसे एलर्जी है, अस्थमा है और भी कई सारी। मैं तो ये मानता हूँ एलोपैथिक दवाई किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करती है। चाहे सर्दी-खाँसी हो, चाहे कैंसर हो, है ना? उसको केवल 2 चीज़ होती है, एक सप्रेशन होता है और एक पैलिएशन। सप्रेशन मतलब हमने बीमारी को सप्रेस किया, दबा दिया बस वो ऊपर से नहीं दिख रही, उसके लक्षण नहीं दिख रहे, पर बीमारी अभी भी परसिस्ट कर रही है बॉडी में। और होम्योपैथिक दवाई क्या करती है? होम्योपैथिक दवाई ना ही पैलिएशन करती है, नहीं सप्रेशन करती है, वो क्योर करती है। क्योर का मतलब जड़ से ठीक कर देना। करती है? बिल्कुल करती है सर, ऑन रिकॉर्डेड केसेज़ हैं। यदि वो नहीं होता तो गवर्नमेंट आयुष डिपार्टमेंट नहीं बनाती, नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बनाती होम्योपैथी के। तो बिल्कुल वर्क करती है, कोई प्लेसिबो नहीं है।
तो डॉक्टर सर आप मतलब किस मतलब कौन सी बीमारी फोकस करते हैं? एवियन एवियन क्या है ये? एवियन मतलब सर एवास्कुलर नेक्रोसिस। इतना खतरनाक नाम कैसे है इसका? तो बीमारी खतरनाक नहीं है, उसको बना दिया गया है और नाम भी कुछ इतना खतरनाक नहीं है इसका। बेसिकली एवास्कुलर का मतलब होता है जिसमें वैस्कुलैरिटी नहीं हो रही, है ना? और सिंपल में जाओ। और सिंपल में जाए तो जैसे ब्लड है वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है ना? जिस बॉडी पार्ट में जिस बोन पे वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है उसको हम बोल देंगे वैस्कुलैरिटी इसकी खत्म हो गई, है ना? किसी एक नल है जिसको हम खोलेंगे तो पानी आएगा, बट उस नल में आगे से चोक हो गया, अब हम नल को खोलेंगे तो पानी नहीं आएगा, तो ये एवास्कुलर हो गया नल कि उसमें वैस्कुलैरिटी नहीं रही, है ना? तो ऐसे ही बोन में क्या होता है, बोन में जो ब्लड की सप्लाई होती है वो खराब हो जाती है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, जिस कारण से बोन पे जो ब्लड है वो नहीं पहुंच पाता। और जब बोन पे ब्लड नहीं पहुंचेगा, हड्डी पे खून नहीं पहुंचेगा, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक फास्फोरस जो भी न्यूट्रिएंट है वो नहीं मिलेंगे, जिससे हड्डी धीरे धीरे नेक्रोज का मतलब सड़ने लगती है अंदर से, है ना? और उसी सड़न को हम बोलते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस, एवीएन, जिसको ऑस्टियोनेक्रोसिस भी कहा जाता है। उसी बीमारी पे हम पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं। तो एवियन में क्या अर्ली साइन क्या होते हैं और आदमी को क्या होता है उसमें? सर बेसिकली इसके पहले कॉज पे हम बात करें कि इसकी कॉज क्या है ना? कॉज है जैसे स्टेरॉइड व्यक्ति ने खूब लिया है। आजकल क्या होता है, जिम जा रहा है बंदा तो वो सोचता है मैं तुरंत 2 महीने 3 महीने में बॉडी बना लो। इससे वो स्टेरॉइडल कंटेंट लेने लग जाता है ना? और उस स्टेरॉइड के लेने के कारण जो है उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो रुकती है, पहला कारण। दूसरा होता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट एलोपैथी का। आफ्टर कोविड एवियन के केसेस ज़्यादा आए हैं क्योंकि कोविड में हमने जान बचाने के चक्कर में बहुत तगड़े स्टेरॉइड और बहुत समय तक लिए हैं। उस समय व्यक्ति की जान तो बच गई और उससे ब्लड सर्कुलेशन हड्डी पे जाना रुक गया, जिस कारण से जो है वो एवियन के केसेस देखने को मिले। अगली बात आती है जो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बता रहा हूँ, फंगल इन्फेक्शन। आजकल इंडिया में लगभग 10 में से मान के चलें 5 से 6 लोगों को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जांघों के आसपास इचिंग होती है। और हम लोग एलोपैथिक की जो एंटी फंगल दवाइयाँ हैं वो लेना शुरू करते हैं। उस एंटी फंगल दवाइयों से इट्राकोनाज़ोल, फ्लूकोनाज़ोल ऐसी दवाइयों से भी एवियन कॉज़ हो रहा है। और तीसरा कारण है ट्रॉमेटिक फैक्टर, है ना? कोई हमें एक्सीडेंट हो गया था या किसी भी ट्रॉमा के कारण। सबसे मेजर आ रहा है कि अल्कोहल और स्मोकिंग, हेवी अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग, चेन स्मोकर है, ऐसे लोगों को एवियन होगा। तो क्या मतलब चल नहीं पाते, मतलब क्या पाँव की हड्डियों में ही होता है या फिर हाथ की हड्डियों में होता है, किसमें होता है ये? देखिए किसी भी हड्डी में हो सकता है, पर मेनली ये हो रहा है हिप की हड्डी में, हिप बोन पे जो हमारा सबसे बड़ा जॉइंट है ना? इसमें व्यक्ति को धीरे-धीरे पहले पेन होगा, है ना? उसको लगेगा कि यार साइटिका का दर्द है मुझे, है ना? और अधिकतर ये मिसडायग्नोज होकर के एडवांस कंडीशन में जाता है। यदि अर्ली साइन्स यदि किसी को पता है तो शायद वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। अर्ली साइन क्या होता है? माइल्ड पेन होगा आपको, है ना? हिप में, इस रीजन में हिप में पेन होगा। आगे की तरफ? आगे की तरफ होगा, अच्छा, ठीक ठीक है। है? फिर कभी-कभी किसी लोगों में बैक टू थाई जाता है, मतलब पीछे से दर्द शुरू होता है और आगे तक जाता है, जिसको मोस्टली डॉक्टर बोलते हैं यार साइटिका का दर्द है, साइटिका का पेन है, और वो साइटिका बन के साइटिका तो होता नहीं है, वो एवियन होता है। एक समय बाद जब एमआरआई करवाई जाती है, उसमें पता लगता है कि एवियन है, और इसका डायग्नोसिस भी अर्ली स्टेजेस में एमआरआई से ही हो सकता है ना? अधिकतर डॉक्टर्स के जो पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो यही कहते हैं कि सर हमने एक्स-रे निकाला था और एक्स-रे तो नॉर्मल था, बट जब हमने 6 महीने बाद एक्स-रे किया या एमआरआई की तो उसमें एवियन निकला। तो एक्स-रे बहुत ज़्यादा हम एक्स-रे पे भरोसा नहीं कर सकते कि एक्स-रे में एवियन दिख ही जाएगा। तब दिखेगा जब ये एडवांस कंडीशन में चले जाएगा, मतलब हड्डी जो है वो गल गई होगी, काफ़ी ज़्यादा सड़ गई होगी अंदर से, तब एक्स-रे में दिखेगा। तो यदि किसी को कोविड हुआ था या किसी ने स्टेरॉइड लिया है, किसी ने एंटी फंगल दवाई ली है, या कोई हेवी स्मोकर है, अल्कोहल ज़्यादा लेता है और उसको हिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो तुरंत आप जो है एमआरआई ज़रूर करवाएँ, क्योंकि उस एमआरआई से अर्ली स्टेजेस में हम लोग एवियन को पकड़ लेंगे। स्टेज 1, स्टेज 2 में ही पकड़ आ जाएगा। मतलब सबसे 80% हिप में होता है ये? जी, बिल्कुल। मतलब जॉइंट पेन, मतलब जैसे हड्डियों में ये वाला जॉइंट पेन इनमें नहीं होता है? हो सकता है सर, जैसे सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट मेरे पास आते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो आरबीसी हमारी होती है, वो जैसे चाय की प्लेट होती है ना, उस टाइप की होना चाहिए। बट सिकल सेल एनीमिया में हो जाता है वो दराते जैसी, फासिया होता है ना, उस टाइप की हो जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कहीं पर भी ब्लड वेसल में वो आरबीसी यदि फँस गई, तो जहाँ पर वो फँसी वहाँ सिकलिंग कर लेगी, मतलब एक गुच्छा बना लेगी उसका। जहाँ पे वो गुच्छा बना वहाँ पर एवियन हो तो जाएगा। मतलब कितने लोगों को ये बीमारी होती होगी इंडिया में? एवियन नाम की बीमारी जो है वो? पहले तो कम होती थी, बट आफ्टर कोविड ये
भरमार है इसका। मतलब मैं कोविड के बाद में किसी एपिडेमिक की बात करूँ तो कोविड के कारण एवियन ये एपिडेमिक ही मैं कहूँगा इसको। एपिडेमिक तो सर लाखों लोगों में होता है ना, करोड़ों लोगों में होगा। तो क्या ये करोड़ों लोगों में बीमारी है? करोड़ों में तो नहीं पर लाखों में ज़रूर हुई है सर। तो क्या इसके इलाज के लिए लाखों डॉक्टर अवेलेबल है? नहीं है सर, क्योंकि इसके लिए हम लोग देखिए इंडिया, बेसिकली इंडिया की बात करें तो इंडियन हम लोग सबसे बड़ा डॉक्टर मानते हैं सर्जन्स को, राइट? कि हमें कोई भी दिक्कत हुई अरे सर्जन को बताएंगे, वो तो फलाना वहाँ से पास आउट है, वहाँ से फुल फेलोशिप की है उन्होंने, अमेरिका से रिटर्न है, तो वो है सर्जन, उन्होंने एमएस कर रखा है, राइट? अब हम उनके पास जाते हैं, पेशेंट गया उसके पास में, अब वो बोलेगा कि भाई एवियन है आपको और एवियन का कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है और केवल सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट ही केवल इसका एक चारा है। अच्छा, हिप रिप्लेसमेंट हो रहा, राइट। केवल एलोपैथी में हिप रिप्लेसमेंट, एवियन इज इक्वल टू टीएचआर, टोटल हिप रिप्लेसमेंट एडवाइस किया जाता है सर्जन्स के द्वारा, क्योंकि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में इसकी कोई भी दवाई आज तक भी नहीं बनी है, जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, उसमें भी आज तक भी इसकी कोई दवाई नहीं है, इवन आयुर्वेदा में भी नहीं है। केवल हम एक कंपनी है जो एवियन के लिए रजिस्टर्ड और पेटेंट दवाइयाँ बना रहे हैं एवियन को ठीक करने के लिए। तो आपने ऐसे कैसे फॉर्मूला खोजा सर? मतलब थोड़ा मतलब बताओगे इस बारे में? सर मेरा पहला केस मैं आपको बताता हूँ एवियन का, मुझे जब मिला था तो वाशी का रहने वाला, वाशी मुंबई का रहने वाला एक पेशेंट था जो हमारे पास आया था, और जो दुबई में काम करता था एक ऑयल मशीनरी में, समुद्र के नीचे वेल्डिंग करना उसका काम था बेसिकली, है ना? सो वो मेरे पास आया, उसको एवियन था, काफ़ी सीवियर एवियन था, और उसको हमने जब ट्रीटमेंट, उस समय मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज एवियन का नहीं था, आज से 8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा कि हाँ, होता होगा कोई एवियन। जब पेशेंट आया तब हमने उसको पढ़ना शुरू किया एग्ज़ैक्टली कि क्या बीमारी है, और जब धीरे-धीरे पढ़ा, उसको दवाइयाँ चली 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसको रिलीफ़ लगने लगा धीरे-धीरे, और लगभग साल, डेढ़ साल में वो पूरी तरीके से ठीक हो गया, उसकी एमआरआई ठीक हुई। अब उसके रेफ़रेंस से 2-3 पेशेंट और आए। तो 2-3 पेशेंट जब आए तो और क्यूरोसिटी अंदर से हुई कि यार ये पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा अच्छे से अच्छा। जो पेशेंट 1 साल में ठीक हो रहा है, क्यों ना उसको हम 8 महीने, 7 महीने में ठीक कराएँ, ऐसी कोई मेडिसिन दें उसको। तो फिर वहाँ से रिसर्च शुरू हुई। 1 पेशेंट से 10 पेशेंट, 10 से 100 पेशेंट, और फिर अब 12,000 प्लस पेशेंट आज हम देख चुके हैं विथ 98% सक्सेस रेशियो। कैसे ठीक होता है? आप क्या करते हो उनके साथ? सर हमारी बेसिक दवाइयाँ जो है वो काम करती है फ्यूमरल हेड के नियोवैस्कुलाइजेशन पे। भई बीमारी क्या है कि खून हड्डी पे नहीं पहुँच रहा। एलोपैथिक डॉक्टर्स क्या करते हैं, हड्डी को बनाने की दवाई देते हैं, है ना? कैल्शियम देंगे, मैग्नीशियम देंगे, एलेंड्रोनिक एसिड, ज़ेलेंड्रोनिक एसिड, दुनिया ज़माने की जो भी दवाई है, जो हड्डी को बना सकती है, कैपेबल है हड्डी बनाने के, वो देते हैं। बट उससे वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती। क्योंकि जैसे हमने सपोज़ करें कैल्शियम की गोली ली है, वो पेट में जाएगी, पेट से आंतों में जाएगी, आंतों से एब्ज़ॉर्ब होगी ब्लड में। हड्डी बन जाती है फिर? हाँ, नहीं बनेगी सर, क्यों नहीं बनेगी? मैं इसका कारण बता रहा हूँ कि एलोपैथिक चिकित्सा वाले एवियन को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यदि वो इस ट्रिक को मेरा समझ जाएँगे तो शायद एलोपैथी वाले भी एवियन की दवाई खोज लेंगे, है ना? तो बेसिक सी बात है, ब्लड में तो खूब भरपूर मात्रा में कैल्शियम है जो हड्डी बनाने के लिए कैपेबल है। पर बीमारी क्या है कि खून हड्डी पे नहीं पहुँच रहा है। अब जब ब्लड हड्डी पे पहुँच ही नहीं रहा तो कैल्शियम भी नहीं पहुँचेगा ना। जो भी हम सप्लीमेंट ले रहे हैं वो हड्डी पे पहुँच ही नहीं पाएँगे। और जब पहुँच नहीं पाएँगे तो हड्डी बनेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम हड्डी बनाने पे ध्यान ही नहीं देते। हमें नहीं बनाना हड्डी, हमें पहले नसों को बनाना है। क्योंकि खून की नसें जब बनेगी तब वो हड्डी पे खून की सप्लाई को शुरू कर पाएगी, और जब खून की सप्लाई शुरू होगी तो छोटा-सा कैल्शियम भी हड्डी को बना सकता है। तो हम नियोवैस्कुलाइजेशन ऑफ फेमोरल हेड, एंजियोजेनेसिस जिसको बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्म में, कि नसों को बनाना, उस पे ध्यान देते हैं। नसें बनेगी। कैसे बनेगी? मतलब आपको क्या प्रोडक्ट दे रहे हो, मतलब ऐसा? देखिए, काफ़ी सारे हम लोगों को प्रोडक्ट है जिसमें हम 2 प्रकार से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। एक सबसे सुपीरियर ट्रीटमेंट होता है कस्टमाइज़्ड ट्रीटमेंट। कस्टमाइज़्ड ट्रीटमेंट का मतलब पर्सनली पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है या ऑनलाइन हमें बताता है, जिसका पूरा केस मैं खुद हैंडल करता हूँ पेशेंट का। उसकी एक-एक चीज़ देखी जाती है, उसकी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, सारी चीज़ें देख कर के, और होम्योपैथिक तरीके से फिर हम प्रिस्क्राइब करते हैं उसको मेडिसिन, जो सबसे सुपीरियर है, मतलब सबसे बेस्ट तरीका है यदि कोई ठीक होना चाहता है एवियन को लेकर के। तो ये कस्टमाइज़्ड ट्रीटमेंट हुआ। दूसरा होता है ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन। ऐसी मेडिसिन जिसमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर्स के कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो रिसर्च बेस्ड फ़ॉर्मूला जो सीखा है, उसको हमने पेटेंट के रूप में लाया है मेडिसिन। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं ना सर कि यार पहले ट्राई करके देखते हैं, है ना? कि सर का ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है भी, फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। भई हम इंदौर में जाएँगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, कुछ रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा?
तो ऐसे लोगों के लिए हमने फिर ओटीसी मेडिसिन लाया है। पर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट तो सबसे डेंजरस होते हैं सर। मैं तो इतना पॉडकास्ट कर रहा हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो ये निकलता है कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट रिस्की बहुत होते हैं। फिर कैसे करेंगे बताओ? रिस्की तब होता है जब इसमें हम केमिकल खाएँ। अच्छा, केमिकल ही नहीं है इसमें? बिल्कुल नहीं है। ये हम बोलते हैं कि हम जैसे ये सिरप है मेरी बोन नेक्रो रिलीफ नाम से, ये हम 3 देते हैं। एवियन केयर पैकेज हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें हम पैकेज बना के देते हैं। इसमें ऐसी 3 सिरप आती है। ये 3 सिरप 30 दिन की होती है। यदि 30 मिनट में भी व्यक्ति इसको धीरे-धीरे करके पूरा पी लेगा तो भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा। होम्योपैथी की ब्यूटी ही ये है कि होगा तो इफ़ेक्ट होगा, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होगा। जीरो साइड इफेक्ट होगा? ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स। क्यों है उसका कारण जैसा मैंने बताया कि इसकी जो बनाने की पद्धति है, वो बहुत अलग है। एलोपैथी में हम बोलेंगे एमजी में काम होता है कि आपने तुलसी जैसे मैंने बोला, तुलसी आपने ली 5 एमजी में, पर यहाँ एमजी है ही नहीं। यहाँ केवल और केवल डाइल्यूशन है, वो भी अल्ट्रा डाइल्यूशन। मैंने आपको बोला कि 30, 200 1000 और हम तो 1 मिलियन 0/1, 0/2 पोटेंसी देते हैं। मतलब 1 मिलियन टाइम ऑफ पोटेंटाइज़ दवाई जिसमें यदि हम इसको प्योर अर्क बना के तुलसी का दे देते ना, तो हो सकता है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता, पेट खराब हो जाता या कुछ भी हो तो सकता। डॉक्टर से एक मेरे को बताओ कि यहाँ पे इतना अच्छा काम हो रहा है, मतलब आप इतने लाखों लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो फिर ये चीज़ें आगे बढ़ती क्यों नहीं है? मतलब ऐसा क्या, मतलब लोगों का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, आप बोल रहे हो 12,000 लोगों का ट्रीटमेंट करा दिया, तो ये चीज़ें आगे बढ़ क्यों नहीं रही? मतलब 12,000 मतलब कम से कम 5 से 7 लाख 10 लोगों को प्रॉब्लम होगी और बढ़ती भी होगी। उसका कारण मैंने सर पेशेंट एजुकेट नहीं है ना? एजुकेशन मस्ट है। और दूसरा कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स की भी ये कमी है कि वो अपने आप को स्पेशलाइज़ नहीं कर पा रहे। हम केवल सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार, टाइफाइड इसमें ही उलझे हुए हैं, है ना? और बस जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेशेंट आ रहा है और जा रहा है बस उसके अलावा कुछ काम नहीं। जो इनोवेशन जो है, वो इनोवेशन की आवश्यकता है और आपका जो यूएसपी है, वो आप जब तक बताओगे नहीं सामने वाले को तब तक कैसे काम चलेगा? और दूसरी चीज़ होती है ना सर कि ये पूरा जो इंडिया है हम लोगों का, वो होता है बहुत फ़ास्ट चीज़ चाहिए उसे, है ना? ये जो मुझे क्लिनिक पे जाना है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे पता है कि 100 पेशेंट मुझे देखना है, अब सर दर्द कैसे जाएगा? मुझे 5 मिनट में सर दर्द से छुटकारा चाहिए। मैं डिस्प्रिन लूँगा और तुरंत सर दर्द गायब। तो हम क्विक एक्टिव हैं। अब होम्योपैथी भी क्विक एक्टिव है, मतलब ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक चिकित्सा ऐसी है कि यार आज लिया सिर दर्द हो रहा है, मैं अभी लूँगा तो मेरे को 2 दिन बाद असर होगा। होम्योपैथिक दवाई एलोपैथी से भी फ़ास्ट काम कर सकती है, ये गोल्डन स्टेटमेंट है मेरा। कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं सर, जो आप तुरंत लोगे, तो विथिन 1 मिनट आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मतलब एक चीज़ और समझते हैं ना डॉक्टर सर यहाँ पे, कि मान लो कि जैसे किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो एक तो होता है रेफरेंस माउथ माउथ ऑफ वर्ड से कि भैया मेरे को फ़ायदा हुआ, मेरे को फ़ायदा हुआ, तो लोग की वो बात पहुँचने लग जाती है, बट स्टिल नहीं पहुँच रही है। तो प्रोडक्ट में कमी है कि मार्केटिंग में कमी है सर? यहाँ पर होता है सर जैसे रिकॉग्निशन, है ना? कि जैसे मेरे पास में 27 ऑर्थोपेडिक सर्जन के एवियन का ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ। तो 27 ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो सर्जन जो खुद हिप रिप्लेसमेंट करते हैं पेशेंट का, जिनके पास में लाइन लगी हुई है एवियन के पेशेंट की और उनको जब एवियन हुआ, उनको भी कोविड हुआ होगा, स्टेरॉइड उन्होंने भी लिया होगा, तो उनको एवियन हुआ और उन्होंने देखा कि यार उन्होंने सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया कि एवियन का ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी क्या हो सकता है? उसमें हमारा आता है ना, काफ़ी रेफ़रेंस आते हैं। तो मेरे पास में ऐसे कई सारे मैं तुझे जैसे बता रहा हूँ, करंटली 27 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, जिसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और वो ऑर्थोपेडिक सर्जन अपने क्लिनिक पे कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लो, आपको एवियन है तो। ये एक मेजर जो एक कमी है यहाँ पर। रिकॉग्निशन की? हाँ, रिकॉग्निशन की कि हम लोग जो है रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं और कई सारे मेरे पास ये एम्स के पेशेंट्स हैं, है ना? एक एक केस स्टोरी आपको शेयर करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है वो कि एक पेशेंट था जो जिस यूपी का पेशेंट था मेरा और वो एम्स में गया था, वहाँ का कोई डॉक्टर था, उन्होंने उसको डायग्नोज़ किया कि भई आपको एवियन है और बहुत गरीब परिवार का था पेशेंट। तो उस समय उसे डरा दिया गया, इतना डरा दिया गया कि यार ये तो हड्डी सड़ रही है, सड़ करके पूरा पेट सड़ा लोगे तुम और ये कैंसर जैसी जबकि एवियन और कैंसर का कोई रिलेशन नहीं है। फिर भी उसको पता नहीं वो डॉक्टर ने क्या बोल दिया, वो डर गया, डरने के कारण उसको बस बोल दिया कि आपका आयुष्मान कार्ड है, फ्री में सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आओ लेटो और ऑपरेशन करवाओ, घर जाओ। मतलब ये इस तरीके की जो है चीज़ें अभी भी चल रही है। ये तो ठीक है, उस समय उस वो तो सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट में काफ़ी सारा चल रहा है कि आप आए, आपको एवियन है, तुरंत हाथ पकड़ के ले गए, चलो सर्जरी करवा लो। ये चीज़ हो रही है। तो वहाँ का जब पेशेंट है वो बड़ा डर गया कि नहीं सर मैं डॉक्टर को बड़ा
समझाने बुझाने के बाद डॉक्टर ने उसको छोड़ा कि तू जा, मतलब तुम जाओ और कल आ जाना ऐसा करके। और पेशेंट ने मेरे बारे में सर्च किया होगा, इंदौर में हमारे पास आया, उसका लगभग 1 साल ट्रीटमेंट चला, वो पेशेंट ठीक हो गया, एवीएन का पेशेंट। और हमने क्या किया, हमने उसको बोला भाई तो यूपी का रहने वाला है, तो यूपी के किसी भी अच्छे एमआरआई सेंटर में एमआरआई करवा। और फिर वही एमआरआई, एक पुरानी एमआरआई जिसमें एवीएन था, दूसरी वो एमआरआई जिसमें नो सिग्निफिकेंट एब्नॉर्मलिटी सीन ये लिखा हुआ था, वो लेकर के उसी डॉक्टर के पास जाओ एम्स में। तो उस समय वो डॉक्टर एम्स में तो नहीं मिले, प्राइवेट प्रैक्टिस में मिले वो, अभी भी नहीं है वो, तो एम्स में नहीं है वो। तो प्राइवेट प्रैक्टिस में वो पेशेंट गया, उनके क्लिनिक पे प्राइवेटली बताया, और दोनों एमआरआई जाके उसने ऐसी डॉक्टर के सामने रख दी कि सर आपने बोला था कि ये कुछ नहीं होगा, घूम फिर के पूरे ब्रह्मांड घूम लो, मेरे पास ही आओगे और सर्जरी करवाओगे, ये कैसे ठीक हो गया? तो अब वो डॉक्टर अचंभित रह गया कि यार ये क्या हो गया। सबसे पहले तो डॉक्टर मानने को तैयार ही नहीं था कि ये एवीएन ठीक हो सकता है, और उन्होंने बोल दिया ये फर्जी एमआरआई है, जो एमआरआई आपने करवाई है ये गलत करवाई है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। तो फिर वो एमआरआई सेंटर वाले को उसने फ़ोन लगाया डॉक्टर ने, तब जाके क्लियर हुआ कि एमआरआई सही है। और जो फ़िल्म थी डॉक्टर ने उस समय देखी, तब पता लगा, उसको संतुष्ट हुआ डॉक्टर कि इसकी हड्डी पूरी तरीके से अब बन चुकी है। तब जाके डॉक्टर ने मुझे फ़ोन लगाया, पेशेंट के थ्रू फ़ोन लगवाया कि यार तुम्हारे कौन डॉक्टर साहब है, मेरी बात करवाओ उनसे। तो उस डॉक्टर के शब्द ये थे सर कि आप कौन-सी घुट्टी पिला रहे हो? ये क्या दे रहे हो आप कि ऐसे ये तो ठीक ही नहीं हो सकता है, हमारे मॉडर्न साइंस बोल रहा है ठीक नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल है ये, रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता है, कैसे ठीक कर रहे हो? फिर मैंने सर को बोला सर ये ऐसा नहीं है, जहाँ पे होम्योपैथी खत्म होती है ना, वहाँ एलोपैथिक शुरू हो जाती है, और जहाँ एलोपैथी खत्म होती है, वहाँ होम्योपैथी शुरू हो जाती है। ये एक लूप है, लड़ाई का नहीं है ये। भई हो सकता है कि जो चीज़ आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, वो मैं ठीक कर दूँ, और जो मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, वो आप ठीक कर दोगे। है ना? ये चीज़ है। अब ऐसे ऐसे केसेज़, जैसे मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास में कोई एक्सीडेंट केस आ जाएगा जिसका हाथ टूट गया है, बहुत सिर खुल गया है पूरा। ऐसे केस आएगा तो मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊँगा, मैं मीठी-मीठी गोलियों से कुछ नहीं कर सकता। सही बात है, तो बहुत बढ़िया बात कही। ये तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे मेरी लिमिटेशन पता है। वो सर्जरी ही उसको नीड है, एलोपैथिक में ही जाना पड़ेगा उसको, कोई भी बाबा फ़कीर कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। अब मैं वहाँ पे मीठी-मीठी गोलियाँ उसके मुँह में डालूँगा तो वो ऊपर सिधार जाएगा उतनी देर में, है ना? वो मुझे लिमिट पता है। पर एलोपैथी वालों को भी अपनी लिमिट पता होना चाहिए कि भई यदि आपकी दवाइयों का कहीं पर एक रिस्ट्रिक्शन, एक लिमिट आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पार्ट को ठीक नहीं कर सकते। आप क्या करते हो, आप काट के फेंक देते हो, नया डाल देते हो। अब नया डाल भी दोगे आप हिप, पर वो भगवान द्वारा जो नेचुरल बनाया हुआ है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। सही बात है। इसीलिए उसको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं, मतलब आप रिप्लेस कर रहे हो। यदि उसको ठीक कर दोगे तो हिप रिजुवेनेट का नाम नाम दे सकते हैं हम उसको, जो हम कर रहे हैं। हिप को फिर से तो ये क्या 3 कितने प्रोडक्ट है? 3-4 प्रोडक्ट क्यों है फिर ये? सर ये बेसिकली हम लोगों का पैकेज होता है, 2 प्रकार के पैकेज है। एक बोन हीलिंग कॉम्बो है जो बेसिकली मैं अभी ला नहीं पाया। एक है एवीएन केयर पैकेज। एवीएन केयर पैकेज में ये जैसे बोन नेक्रो रिलीफ सिरप है हम लोगों की। ये सिरप ऐसी है सर कि आप एलोपैथिक की पेन किलर भूल जाओगे। जैसा लोगों को भ्रम है ना कि वो एलोपैथिक बहुत फास्ट असर करती है, होम्योपैथिक बहुत ठंडा। तो ये यदि व्यक्ति ने ले लिया, तो वो इस मिथ को भूल जाएगा कि होम्योपैथिक बहुत स्लो असर करती है। किसी एवियन नहीं, एवियन के अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ, आर्थराइटिस है, रूमेटिज़्म है, गठिया है, ऐसे भी पेशेंट उसको लेगा, दिन में 2 बार भी ले लेगा, तो 2 दिन में असर दिखाना शुरू कर देगी। प्योर होम्योपैथिक इंग्रीडिएंट है और बहुत पावरफुल इंग्रीडिएंट मतलब है। क्या कोई भी ले सकता है इसको? बिल्कुल सर, मतलब आपको यदि प्रॉब्लम हो, जैसे आप बैठे रहते हैं, आपको कमर में दर्द हो, आप लेंगे, बिल्कुल आपको कमर दर्द ठीक हो जाएगा। और विथ श्योरिटी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं सर, 30 दिन की दवाई 30 मिनट में खा लो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, 12 साल की हमने क्लिनिकल ट्रायल्स आर्थराइटिस में कैसा है? आर्थराइटिस जिनको गठिया का वो है, आर्थराइटिस आरएस फैक्टर जिनका पॉजिटिव है। जी, आप इसको 1 से 2 महीने लीजिए, फिर आरएफ फैक्टर करवाइए, क्वांटिटेटिव ईएसआर करवाइए, सीआरपी करवाइए, आपको कम ही मिलेगा। श्योरिटी है सर ये। मतलब कोई चक्कर-वक्कर आ गया लेने के बाद में, कोई गिर कुछ गया, नहीं होगा बेहोश हो सर। गया, यार हो गया तो भाई से कहाँ जाएगा? अरे आपको कहाँ ढूँढेगा हम है फिर? ना सर, हम इंदौर में बैठे हैं। किसी को बैंगलोर में दे दिया, आपको इंदौर में कहाँ ढूँढेंगे? सर पूरा हमारा पूरी टीम इस पे लगी रहती है वेबसाइट पे, कुछ भी नहीं होता है सर। और ये मैं आपको बता दूँ, ये जो एवियन केयर पैकेज है, लगभग 1 लाख पैकेजेस हम अभी तक बेच चुके हैं, और जिसमें एक भी कोई ऐसा रिवर्स इफ़ेक्ट वाला केसेस नहीं आया है। बस इसको शुगर वाले ना लें, क्योंकि इसमें जो साइरप है वो थोड़ी मीठापन लाने के लिए हमने शुगर ऐड की है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, शुगर फ्री भी इसकी आती है, जो बोन हीलिंग साइरप में देते हैं। दूसरा सर ये, जैसा मैंने आपको बताया कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं वो हाइली पोटेंटाइज़ होती है।
तो वो पोटेंटाइज जो दवाई है वो हमने इसमें डाली है। और ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ यार, होम्योपैथी में भी कुछ तो होम्योपैथिक डॉक्टर भी इसको यदि पढ़ेंगे ना तो उनको समझ में आएगा, अच्छा ये भी दवाई होम्योपैथी में होती है क्या। मतलब उन्हें उन्हें भी नहीं पता है कि ये दवाइयाँ होम्योपैथी में होती है। ऐसी ऐसी दवाइयाँ हमने इसमें डाल रखी है। जो अब वो क्या करता है, वो सिरप क्या करेगा कि आपका जो पेन है उसको नेचुरली ठीक करेगा और साथ ही साथ में जो कार्टिलेज घिस गया है उसको ठीक करेगा। साथ ही साथ ये जो हमने एक ड्रॉप बनाया है, जो पानी में डाल के ड्रॉप लेना रहता है, बेसिक सी ये दवाई है, बहुत शानदार दवाई है जो हिप पे काम करती है। ये हिप के ऊपर की ब्लड की सप्लाई को, जैसा मैंने बोला, न्यूरोवास्कुलाइजेशन ऑफ फ्यूमरल हेड, उस पे काम करेगी और धीरे-धीरे नसों को बनाएगी, है ना? साथ ही साथ में हम जैसे ऑफ कोर्स सीधी-सी बात है कि भई जब दर्द होगा तो हमें इंस्टेंट रिलीफ भी चाहिए, है ना? और मस्कुलर सोरनेस, स्टिफनेस हो जाती है, तो एक मसाज ऑयल हम लोग ने बनाया है जो बहुत शानदार है। दिन में 2 बार हम रिकमेंड करते हैं, गरम सिकाई के बाद ये ज़रूर करें। और एक न्यूट्रा टैबलेट हमने बनाई है ना? इसमें ये सारे पोषक तत्व हैं जो एक एवियन के पेशेंट को चाहिए, वो सारे हैं। मतलब एक दवाई आपका पेन कम करेगी, है ना? आपको रिलैक्स करेगी। दूसरी दवाई जो है आपके खून की सप्लाई को ठीक करेगी। ये मसाज ऑयल जो है मस्कुलर सोरनेस को ठीक करेगा और जब ब्लड की सप्लाई सही हो जाएगी, तो एवियन में हड्डी को रीग्रो करने के लिए जितने भी एलिमेंट चाहिए वो इसके द्वारा मिल जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट पैकेज हो। पर ये तो एवियन और अर्थराइटिस तो अलग-अलग बीमारी हो गई ना सर? नहीं, देखिए सर, मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति कोई एक चीज़ आप उसको पढ़िए, उसपे आप पढ़ेंगे ना तो उसपे सब लिखा हुआ है कि एवियन पर भी काम करेगी, ये आपके आर्थराइटिस पर भी काम करेगी, ये रूमेटिज्म पर भी काम करेगी, ठीक है ना? तो केवल हम एवियन तो हमारी यूएसपी है ही, एवियन पे तो हम काम कर ही रहे हैं, पर ये दवाइयाँ केवल एवियन तक सीमित नहीं है क्योंकि होम्योपैथिक दवाई होलिस्टिक होती है, पूरे शरीर पे काम करती है। हो सकता है एवियन वाले को कंधे का दर्द हो तो वो भी ठीक हो जाए इन्हीं दवाइयों से। तो जितने भी पॉडकास्टर है बेचारे पॉडकास्ट करते रहते हैं पूरे दिन भर, कमर दुखती है, उनको ये ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो रिकमेंड करता हूँ और वीडियोज़ बना के हमें फीडबैक भी देना चाहिए। 1000 कस्टमर तो हो ही गए सर, 1000 पॉडकास्टर तो हो गए कम से कम इंडिया में। बिल्कुल सर, मैं तो कहता हूँ कि मैं तो सबको फ्री सैंपल देने को राज़ी कितनी हूँ। बार लेनी इसको, दिन में कितनी बार लेना है? सर यदि कम दर्द है दिन में 2 बार, ज़्यादा है तो 3 बार। हाँ, बस सुबह-शाम ले लो आप। पर इसमें फिर भी लिखा हुआ है कि 5-10 ml 3 टाइम्स अ डे और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन। तो ये तो लिखा हुआ है तो प्रिस्क्राइब। ये ऊपर हमने पहले ही डोज़ लिख दिया ना आपको और ये डॉक्टर सबसे बड़ा खड़ा ही है ना। होता क्या है कि एक फार्मासिस्ट दवाई बनाता है, वो अलग होता है। पर एक डॉक्टर यदि दवाई बनाता है, तो वो डॉक्टर के नज़रिए से बनाता है। ये मैंने बनाई हुई दवाई है। कोई फार्मासिस्ट नहीं है मेरे पास कि मैं उसको बोल दूँ कि यार अपने फलाना बीमारी पे काम करना है। काम भी मैंने ही किया है, रिसर्च भी मैंने ही की है, क्लिनिकल ट्रायल भी मेरे क्लिनिक पर ही हुए हैं, ऑन रिकॉर्डेड हुए हैं, एक-एक चीज़ हमने लिख रखी है। एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट वाले अलग रखे हमने, ऐसे पेशेंट जिनको हमने केवल प्लेसिबो दिया, ऐसे पेशेंट जिनको हमने केवल नेक्रोलीफ सिरप दिया, उनका कंपैरेटिव स्टडी हमारे पास है, सब कुछ है, तब जा कर के हमने ये निकाली है। नहीं तो इतना चैलेंजेस मतलब मार्केट में इतने चैलेंजेस हैं कि आप कैसे टिक सकते हो? नहीं टिक सकते हो, नहीं टिक पाओगे। बिल्कुल नहीं टिक सकते, बट हम टिके हुए हैं और आगे भी टिके रहेंगे। सर बहुत बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अगर देखता हूँ मैं 2-4 लोगों को देता हूँ मेरे जान पहचान। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये हम यहीं छोड़ के जाएँगे। हाँ, रिलीफ मिलेगा तो उनको फिर मैं आपको फ़ोन करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया सर, इस पॉडकास्ट में मैं आपसे 4-5 रैपिड फायर सवाल पूछता हूँ बढ़िया-बढ़िया, देखिए, ठीक है? होम्योपैथी या एलोपैथी, अर्ली स्टेज जॉइंट इश्यू में कौन फास्टर काम करता है सर? होम्योपैथी। फास्टर कैसे करेगा सर? क्योंकि आप एक्यूरेट दवाई लोगे तो फास्ट काम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया रिलीफ सिरप, आप कोई पेन किलर ले लो और मेरी रिलीफ सिरप ले लो, आपको सबसे पहले रिज़ल्ट इसी से मिलेगा। और इसमें कोई पेन किलर नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है, केवल होम्योपैथिक दवाई है। अच्छा, बोन हेल्थ को नुकसान पहुँचाने की सबसे कॉमन हैबिट क्या है जो इंसान एवरीडे करता है? ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और सेडेंटरी लाइफ। हम बैठे हुए हैं बस, खा-पी तो बहुत सारा बर्गर रहे, पिज़्ज़ा रहे, बहुत सारी चीज़ें खा रहे, एक्टिविटी नहीं है, तो बोन हेल्थ आपकी डैमेज होगी ही होगी। अच्छा, जॉइंट पेन को रिलीफ करने के लिए कोई लाइफ़स्टाइल टिप या फिर नेचुरल रेमेडी बता सकते हो आप? देखिए, नेचुरल रेमेडी की बात करें तो काफ़ी सारी है। जैसे आप सुबह उठ के कुनकुना पानी, ल्यूकवार्म वाटर भी पी लोगे, तो आपकी बॉडी एकदम तरोताज़ा हो जाएगी और जो ब्लड सर्कुलेशन है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और योगा सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ है, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ से शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। मतलब जैसे अभी तो जब जवान होता है आदमी तब तो टेंशन नहीं होती है। थोड़ा-थोड़ा एज में आता है तो उसकी वजह से भी हड्डियाँ बोलने लग जाती है। पर वैसे ऐसा कौन-सा टाइम पीरियड है जब इंसान को अपनी बोन्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए? यंग एज में ही सर। क्या करें, मजबूत थोड़ी कर पाएँगे सर। अरे क्यों नहीं कर पाएँगे? कितना मजबूत कर लेंगे सर? अरे सर, बताओ कैसे करेंगे बताओ? मेरे पास जो एवियन के केस हैं सर, वो ऑलमोस्ट ये यंग एजर ही हैं। समझे आप? मतलब यंग एज में ही हमें हड्डियों की बीमारी ज़्यादा हो रही है।
यंग एज में हम ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए बुढ़ापे में जो है हड्डी घिस रही है, हमारी आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो रही है। तो कैसे पता करें कि मतलब जैसे मान लो कि मेरे जैसे कोई नॉर्मल इंसान है, वैसे लगता है हमको, तो कैसे पता करें कि हमको कोई अंदर जैसे हड्डी की बीमारी हो रही है या फिर कुछ होने वाला है, और कैसे टेक केयर करेंगे फिर? सबसे पहले ये है कि आप रूटीन चेकअप करवाएं। और रूटीन चेकअप में क्या कराएंगे? साल भर में आप विटामिन डी करवाएं, कैल्शियम का टेस्ट करवाएं, लिपिड प्रोफाइल रैंडमली करवाते रहें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमते रहता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो सारी बीमारियों का जड़ वो रहेगा, है ना। तो ये 3 से टेस्ट हैं जो हड्डी के लिए आप ज़रूर करवाएं। बोन डेंसिटी टेस्ट होता है, वो बहुत छोटा सा टेस्ट है, और पूरे शरीर की डेंसिटी जो हड्डी की है वो पता लग जाएगी। साल भर में एक बार करवा ही सकता है, 1-2 हज़ार रुपये में, हाँ 1-2 हज़ार रुपये के टेस्ट हैं बस। व्यक्ति करवा ले, पता लग जाएगा उसको। और जैसा मैं बताऊँ सर कि विटामिन डी की कमी आप और हम जैसे लोगों को ही है ज़्यादा। सही बात कह रहा हूँ। क्यों है? क्योंकि हम लोग सन का एक्सपोज़र ही नहीं ले रहे हैं ना, हम अंदर बंद कमरे में बैठते हैं 8-8, 9-9 घंटे, सन एक्सपोज़र हो नहीं पाता। सुबह लेट उठते हैं, रात को लेट सोते हैं और सन एक्सपोज़ हो नहीं पाता है, और उस कारण से विटामिन डी डिफ़िशिएंट होता है। विटामिन डी डिफ़िशिएंट से कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब नहीं होता और हड्डी वीक होती है। आपके ही यदि हम ऑफ़िस वालों का टेस्ट करवाएँ ना विटामिन डी का, तो ऑलमोस्ट 80% लोगों का विटामिन डी डिफ़िशिएंट आएगा ही आएगा। मतलब कोई क्विक तरीका बता सकते हो कि जिससे पता चले कि जॉइंट पेन सीरियस है या नहीं है? एमआरआई ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिसडायग्नोज जल्दी होता है। जैसे एवियन है, उसको हम मिसडायग्नोज करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, तो वो चीज़ डेंजरस है। यदि आपको परसिस्टेंटली पेन बना हुआ है और वो बार-बार पेन किलर से हम दबा के 2-3 दिन बाद पेन किलर लेने वक़्त की आवश्यकता पड़ रही है, तब आप ज़रूर जो है एमआरआई से कन्फर्म कर लें कि ये क्या बीमारी है, कोई चीज़ बढ़ तो नहीं रही। क्योंकि यदि चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो उसके बाद में उसको कंट्रोल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। बेसिक सी बात है। अब होम्योपैथिक डॉक्टर के बाद पास में पेशेंट आता है जब वो सारी चीज़ों से हार जाता है। सही बात है ना? एलोपैथिक से हार गया, है ना? उसके मित्र है कोई फार्मा वाला, उससे पूछ लेगा कि यार ये हो रहा है, तेरे मेडिकल से दवाई दे दे यार। वो दवाई खाएगा, फिर उसके बाद किसी एमडी को बताएगा। एमडी बोलेगा नहीं ये तो न्यूरो की प्रॉब्लम है, न्यूरो को बताओ। न्यूरो कुछ समय दवाई चलाएगा, फिर बोलेगा नहीं ये तो ऑर्थोपेडिक का डिपार्टमेंट है, आप वहाँ जाओ। इतना सारा चक्कर घूमने के बाद में, और फिर उसके बाद भी वो फाइनली होम्योपैथिक डॉक्टर के पास नहीं आता। वो सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन के एक्स, वाई, ज़ेड डॉक्टर के पास भटकते रहता है। जब बीमारी एक छोटी स्टेज में थी, अब उसको हमने बढ़ा लिया, समय बीतते गया, कोई ट्रीटमेंट तो सही दिया नहीं। अब जब बड़ी हुई हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई बीमारी, femoral हेड पूरी तरीके से नेक्रोज़ हो गया, तब जाके फिर हम सोचते हैं कि चलो ट्राई मार लेते हैं होम्योपैथी में भी। है ना? तो ट्राई मारने के लिए आते हैं हम लोगों के पास में अधिकतर, और उस ट्राई मारने के चक्कर में भी हम लोग उनको रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो यही पेशेंट यदि पहले आ जाता, जब बीमारी बहुत छोटी थी, बच्चा थी वो बीमारी, उस समय आ जाता, तो हम उसको बहुत जल्दी और पूरी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से ठीक कर सकते। मतलब मेरे को पॉडकास्ट करते-करते सर एक बात का तो एक्सपीरियंस ये हो गया कि किसी भी तरह की बीमारी हो, पता है वो कहीं न कहीं उसका क्योर तो है ही है। सही डॉक्टर मिलना चाहिए, सही बंदा मिलना चाहिए, कि सही इलाज मिलना चाहिए, तो वो 100% सही तो हो जाती है। सर, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी यही बोलता हूँ अधिकतर कि भई सही समय पे, सही डॉक्टर से सही ट्रीटमेंट, ये 3 चीज़ सही हो गई तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा। सही बात है। और नहीं मिली तो छोटे से टाइफाइड से भी व्यक्ति मर जाएगा। ये चीज़ है। अब हम, हमारे ऊपर है कि हम लोग सही डॉक्टर ढूँढ पा रहे हैं या नहीं? हम उस बीमारी के लिए एजुकेट भी हैं या नहीं? वो भी ज़रूरी है, एजुकेशन भी मस्ट है। साल में टेस्ट कराते रहो पहले तो कि भैया कि अपना कि क्या कहते हैं। साल में 1 बार सर, 1 बार कम से कम करवा लो, अपने शरीर को सर्विसिंग के लिए थोड़े बहुत टेस्ट करवा लो, क्या दिक्कत है उसमें? वही नहीं कराते, सबसे इतना इम्पोर्टेंट अपन वो। हज़ारों लाखों कमा रहे हैं, ₹1000 तो कम से कम निकालो जेब से, जो बॉडी की एक सर्विसिंग टेस्ट हो जाए, है ना? यदि कुछ चीज़ कम है तो आप अपने सप्लीमेंट के रूप में ले लीजिए, खाने में ले लीजिए। आजकल हम लोग कहाँ बैलेंस डाइट खा रहे हैं, पहले इतनी बड़ी थाली होती थी, अलग-अलग प्रकार के खाने तो होते, बैलेंस हो जाता था। बैलेंस हो जाता था। आज हम कहाँ दूध पी रहे हैं, प्रॉपर दूध भी पी रहे हैं तो कहाँ वो अच्छा दूध है, वो भी नहीं पता हमें, है ना? तो वो चीज़ है, यदि हम एक सही वे में एनालिसिस करवा लेंगे बॉडी का, तो एक्यूरेटली बीमारी बनने से पहले ही वो ठीक हो जाया करेगी भी। और होम्योपैथिक दवाई जो है ना, वो बीमार आपको पड़ने ही नहीं देगी, मेन चीज़ तो ये कंटिन्यू खाते रहो बस। है। यूँ ही नहीं आता। होम्योपैथिक दवाई जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको आपके शरीर की जो ऐसा मैकेनिज़्म है जो बीमारी से लड़ रहा है, उस मैकेनिज़्म को पावरफुल करती है दवाई। और केमिकल्स क्या करते हैं, जो हम एलोपैथी में केमिकल्स खा रहे हैं, उस जैसे कोई कीटाणु है ना, कोई बैक्टीरिया है, उसको मारने में लगे रहता है।
है ना? अब वो 1 मारोगे तो 10 होंगे, 10 मारोगे तो 50 हो जाएँगे, बैक्टीरिया जैसे होते हैं। और आप दवाई कब तक खाओगे? दवाई खाओगे जब तक असर रहेगा, दवाई छोड़ी फिर से वही चीज़ें बढ़ जाएगी आपकी। ये तो पर आज पूरी दुनिया यही बात बोल रही है सर, ये तो कि एलोपैथी के साथ तो ऐसा ही है। ऐसा ही है और आज जो पढ़ी-लिखी जनरेशन है सर, वो अधिकतर होम्योपैथी की ओर ही कन्वर्ट हो रही है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि होम्योपैथिक हम सोचे यार बहुत ऐसा रिज़ल्ट है, वैसा प्लेसिबो है, कोई काम नहीं करती। और मेरे पास तो कई सारे ऐसे केसेस हैं सर कि मेमोरियल ने जिसको बोला है जो 7 दिन में मर जाएगा, वो बंदा जो आज भी जीवित है, हमारे खरगोन के पास में एक दामनोर शहर है, वहाँ पे वो आज भी ज़िंदा है, कोई जाके मिल सकता है उसको। बिल्कुल, इतने एविडेंस बेस्ड सारा काम है। तो वो चीज़ वो उस लेवल पे होम्योपैथिक डॉक्टर को भी जाना पड़ेगा। आप लोग नहीं जा रहे हो वो आपकी कमी है कि आप वो अपने आप को रिकॉग्नाइज़ कर ही नहीं पा रहे हो। और उसमें आपको रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शानदार सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। और मतलब जभी भी डॉक्टर से पॉडकास्ट करते हैं तो कोई नई इन्फॉर्मेशन सामने आती है। उन्होंने बोला ना कि पॉडकास्ट करते-करते ऐसा समझ में आ गया कि कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट डॉक्टर। क्योंकि होम्योपैथिक स्टूडेंट वो सारी किताबें पढ़ता है, वो सारा सिलेबस पढ़ता है जो एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ता है। और उससे भी ज़्यादा इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमको मॉडर्न आपकी मेडिसिन तो पढ़ना ही पढ़ना है। हमें भी पता है कि इट्राकोनाज़ोल क्या काम करेगी, फ्लुकोनाज़ोल क्या करेगी, ऑस्टियोफॉस क्या काम करेगी, इकोस्प्रिन क्या करेगी, हमको सब पता है क्योंकि हमने पढ़ा है उस चीज़ को। बट उसके साथ में हमें होम्योपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक फिलॉसफी ये दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ती है। मतलब एमबीबीएस यदि 10 किताब पढ़ रहा है तो हम 12 किताब पढ़ रहे हैं सर। और वही किताब है जो एमबीबीएस पढ़ता है, उसी राइटर की। एग्ज़ाम पेपर भी सब सेम होते हैं। तो देखिए, अब वो हमारे ऊपर है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एक समय था हनुमान जी भी अपनी शक्तियों को नहीं पहचान रहे थे। जब जामवंत ने कहा कि भई तुम ऐसे हो, राम काज करी तब अवतारा, तब जाके उनको पता लगा जय जय सिया राम बड़े से हो गए। तो वो चीज़ हमें भी ज़रूरत है कि होम्योपैथिक चिकित्सा भी अभी जो है ना थोड़ी कहीं बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर हैं जो अपनी शक्तियों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो उनको पहचानने की आवश्यकता है। जब ये हो जाएगा और मैं मानता हूँ पिछले आने वाले 5-10 साल में ये होम्योपैथिक बहुत, बहुत, बहुत शानदार काम करने वाली है। नहीं, नहीं सर, बहुत शानदार, मस्त काम कर रहे हो आप। और ऐसे ही करते रहिए, शायद आज 12,000 तक पहुँचे हो, कल 12 लाख तक पहुँच जाएँगी बात। बिल्कुल, सर हम तो चाहते हैं कि नहीं पहुँचे इतने नंबर तक, उससे पहले ही व्यक्ति ठीक हो जाए। नहीं, बट वो अब हाथ में नहीं है ना सर, वो तो आप बीमारी हो जाती है कि किसी न किसी को, क्योंकि लाइफ़स्टाइल ऐसी है कि सब चीज़ को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। से पता लगा एवीएन हमने एलोपैथी छोड़ दी क्योंकि हमको पता था कि इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम एक्स-वाई-ज़ेड आयुर्वेदिक डॉक्टर से या एक्स-वाई-ज़ेड फिजियोथेरेपिस्ट से दवाई ले रहे थे, थेरेपीज़ करवा रहे थे, है ना? और सेकंड ग्रेड पे था, 4th ग्रेड में हो गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी फिज़िकल थेरेपीज़ होती है ना, जैसे काइरोप्रैक्टिस अभी बहुत चल रहा है ना? पैर खींच दिया, टक से आवाज़ आ गई, व्यक्ति को मज़ा आ गया कि अरे वाह! बहुत अच्छा हुआ। कपिंग थेरेपी चल रहा है, कप लगा के सक करके और खून को निकाल देते हैं हम या बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं, फिज़िकल थेरेपी। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि फिज़िकल थेरेपीज़ से एविएन ठीक नहीं हो सकता। मेरे पास कई लाखों रुपए बर्बाद करके आते हैं कि हमने तो 7 दिन का कोर्स लिया था उनका, एडमिट हुए थे, पैर को उन्होंने खींचा, मालिश की और कपिंग करके बोला खून देखो आ गया बाहर, मतलब खून हड्डी में पहुँचने लग गया। मतलब कैसी नॉनसेंस चीज़ है सर, है ना? एक हड्डी होती है, उसके ऊपर मांसपेशी होती है, फिर हमारी स्किन होती है। स्किन के ऊपर हमने लगाया कप और उसको सक कर दिया। फिर उसके बाद हमने ब्लेड से उसको काट दिया और खून वहाँ से निकाल दिया। अब खून जो आया है वो स्किन की कैपिलरीज़ से बाहर निकला है कपिंग के थ्रू। हड्डी के अंदर से थोड़ी ना निकला है। लोगों को ये बोला जा रहा है कि कपिंग में जो खून निकला है वो हड्डी का खून है, जो हमने अब कपिंग के द्वारा हड्डी पे पहुँचा दिया। इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, हाँ, और लोग बन रहे हैं सर इतना बेवकूफ़ बनाते हैं। और बन रहे हैं, मेन चीज़ ये बेवकूफ़ बनाने वाले तो 17 है ना, बनने वाले बेवकूफ़ है ना, मेन तो वो चीज़ है। और इसका चार्जेज़ 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे-ऐसे चार्जेज़ पे करके पेशेंट आ रहा है और कोई ठीक नहीं हुआ आज तक उन चीज़ से। हाँ, रिलीफ़ मिल सकता है क्योंकि जो मस्कुलर सोरनेस की मैंने बात की थी कि एवीएन में व्यक्ति चलना-फिरना उसका मुश्किल हो जाता है, तो उसकी जो मसल टाइट हो जाती है, उस चीज़ से मसल रिलैक्स हो जाएगी, तो आपको थोड़ा बहुत दर्द कम होगा। पर हड्डी सड़ी हुई है अंदर से, उसको सड़न जब तक ठीक नहीं करोगे, रीग्रो नहीं करोगे, तब तक कैसे ठीक होगी? वो नहीं होगी किसी भी चीज़ से। मतलब इतना बेवकूफ़ बनाते गज़ब में। बना ही रही ना सर, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट बना रहे हैं सर। क्या कर सकते हैं उस चीज़ का? कोई इलाज नहीं है। बीमारी सर 2 प्रकार से होती है, इसको पहले बेसिक सी पेशेंट को समझना चाहिए। एक बीमारी वो जो बाहर से हमें आई है, बाहर से आई है इन द सेंस मैं ड्राइव कर रहा था, कोई ट्रक ने मुझे मार दिया, पैर टूट गया। पैर टूट गया, पैर पहले तो अच्छा था, बाहर से कोई एनर्जी आई जिसने पैर तोड़ दिया। तो ये जो एक्सटर्नल चीज़ आई है तो उसका ट्रीटमेंट भी एक्सटर्नली ही होगा, है ना? कि भई पैर टूट गया, अब हम सोचे पैर को ऐसा
हाथ ऐसा करके आप लाए और बोलो होम्योपैथी की 2 गोली दे दो मेरा ठीक हो जाएगा, कैसे होगा? वो नहीं हो सकता, उसको आपको चीरा लगा के और आपको प्लेट वगैरह डाल के सर्जरी करना पड़ेगी। मतलब एक्सटर्नली आपको चीज़ें करना पड़ेगी, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, फिज़ियोथेरेपी करवाना पड़ेगी। दूसरी बीमारी होती है इंडिजिनस, जो अंदर से हुई है हमारे शरीर में, जैसे एवियन। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खून कम पहुँचा, फिर और कम पहुँचा, फिर सबसे कम पहुँचा, अब पहुँचना ही बंद हो गया तो हड्डी सड़ गई। मतलब ये अंदर से बीमारी क्रिएट हुई है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी इंटरनल इंटरनल मेडिसिन ही होगा, अंदर से दवाई जाएगी, तभी ब्लड वेसल बनेगी, खून वहाँ पहुँचेगा और वहाँ पे चीज़ें ठीक होने लग जाएगी। हम सोचे पैर को खींच दें, पैर को फलाना कर दें, उसको कपिंग कर दें, फिज़ियोथेरेपी करवा लें, उससे हड्डी पे खून पहुँच जाएगा, ये सब नॉनसेंस चीज़ है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन सर लोगों तक पहुँचनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पहुँचेगी तभी बात बनेगी, नहीं तो और मेन चीज़ होती है सर, हम सर्जरी, मतलब हम सर्जरी को अवॉइड करने के बारे में क्यों कह रहे हैं? भई हमें कोई दुश्मनी नहीं है ऑर्थोपेडिक सर्जन से। भई किसी कोई लड़का है जो 20 साल का है जिसको एवीएन हुआ है, अब वो यदि अपना हिप रिप्लेसमेंट करवा लेगा, तो हिप रिप्लेसमेंट मैक्सिमम 10 साल, 20 साल चलेगा, वो भी यदि अच्छा सर्जन हुआ, स्किल्ड सर्जन हुआ। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें स्किल होती है, सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आपका इम्प्लांट चलेगा, कितना नहीं चलेगा, है ना? तो यदि स्किल सर्जन नहीं रहा, टारगेट बेस्ड सर्जन हुआ, हाँ, टारगेट बेस्ड सर्जन, है ना? टारगेट होते हैं इन लोगों के भी। यदि वो हुआ, फटाफट कर दिया, आयुष्मान कार्ड वाला जो सिस्टम है कि भई फ्री में हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा, उस चक्कर में एक दिन में 10-10, 20-20 सर्जन जो है, मतलब एक सर्जन 10-10, 20-20 सर्जरियाँ निपटा रहा है, ये चीज़ मैं बोलूँगा। तो उस चीज़ में आपका कहाँ से वो, मतलब यदि डॉक्टर ने आपको कमिट किया है कि 10 साल चलेगा, अब 10 दिन भी नहीं चला ना तो डॉक्टर आप हाथ ऊपर कर देगा कि गलती आपकी है, मैं क्या करूँ? फिर से चलो आओ लेटो, फिर से अपन स्क्रू टाइट कर देते हैं। मतलब वो फिर सर्विसिंग वाला काम हो गया कि आपने एक इम्प्लांट डाल दिया, अब आपको हर 10 साल में सर्विसिंग करवाना है, काटना है, नया इम्प्लांट फिर से डालना है। तो ये चीज़ जो है ना, मेरे पास में एक पेशेंट ऐसा है सर, जिसकी 8 सर्जरियाँ हो चुकी थी हिप की। अब सोचो, और वो लड़का 21 साल का है मात्र, आदिवासी इलाके का, और उसकी एक सर्जरी हुई, फिर उसके बाद उसको पैर में पस आ गया। डॉक्टर ने बोला कि फिर से सर्जरी करवाना है। फिर से सर्जरी करवाई तो कोई स्क्रू ढीला हो गया उसका 2-3 दिन बाद। बोले फिर से काटना पड़ेगा, फिर से सर्जरी करवाना पड़ेगी। 6 महीने बाद बोला कि डिस्लोकेट हो गया, फिर से सर्जरी कर, मतलब एक ही पैर की 8 बार सर्जरी किसी बंदे की हो गई, उसमें भी 10 से 12-20 टाँके आ गए, तो आप सोचो कितने उसको पेनफुल कंडीशन होगी। आज वो पेशेंट भी हमारे पास में आया और आज वो खुशहाल है, बढ़िया से जीवन जी रहा है, तो कोई सर्जरी की नीड नहीं पड़ी। और जो दूसरी कंडीशन, जो एक पैर में एवियन था, अब दूसरे में हो रहा था, उसको हमने रोक दिया, उसको हमने ठीक कर दिया। उसकी दवाइयाँ भी बंद हो गई और झाबुआ ज़िले का वो बंदा है, आज भी अपना काम कर रहा है। लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ बता दी सर आपने। है सर। और ये सारी स्टोरीज़ सर हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड है। हमारे एक पेशेंट से टेस्टिमोनीज़ लेते हैं कि भई आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या नहीं रहा, और हमारा ट्रीटमेंट का तरीका कुछ अलग है। कुछ अलग इन द सेंस कि जैसे किसी को हमसे अपॉइंटमेंट चाहिए ना, तो हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट अभी दे रहे हैं, जिसमें 7880075175 ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का। बंदा व्हाट्सएप करता है, उसको सारी डिटेल फ़िल अप करना रहती है ना? उसके सारे जो भी हम लोगों की रिक्वायरमेंट है, फ़िल अप करता है, फ़ीस पे करता है, उसको डेट और टाइम अलॉट होता है ना? या ऑनलाइन है तो उसको वेटिंग बता दी जाती है, मतलब 25 दिन की वेटिंग अभी मेरी चल रही है, ठीक है? आज पेमेंट किया, 25 दिन बाद आपका नंबर आएगा। तो वेटिंग जो भी चलती है उस अनुसार उसका कंसल्टेशन होता है। कंसल्टेशन में समझाया जाता है पेशेंट को कि आपकी बीमारी आपको हुई कैसे, ठीक कैसे होगी, मतलब पहले एजुकेशन मस्ट है, उसको एजुकेट हर एक व्यक्ति को। और ये कंसल्टेशन चलता है 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट, 2-2 घंटे तक भी पेशेंट को समझाना पड़ा तो मैं समझाता हूँ पर्सनली खुद, है ना? और उसमें फिर हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान समझाते हैं। मतलब हमारे यहाँ पहले 4 महीने का एक एनालिटिक फेज़ होता है कि आप पहले 4 महीने लो दवाइयाँ, आप देखो, एनालाइज़ करो कि आपको क्या फ़र्क है ना? पहले की कंडीशन और बाद की कंडीशन में क्या फ़र्क है, आप चल नहीं पा रहे, ऐसे पेशेंट है मेरे पास जो 2-2 लोग उसको कंधे पे उठा के लाते हैं और हमारे ट्रीटमेंट के बाद दौड़ते हुए जाता है वो पेशेंट। ऐसी कंडीशन के पेशेंट भी ठीक हुआ है। अब हम 4 महीने के एनालिटिक फ़ेज़ में रखते हैं, 4 महीने बाद पेशेंट से पूछा जाता है, उससे कंसेंट लिया जाता है कि आपको रिलीफ़ है या नहीं है, और है तो कितना है? और जब पेशेंट बोलता है सर मुझे 80% रिलीफ़ है, मुझे 70% रिलीफ़ है 4 महीनों में, तो हम उसको आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। और ये 100 में से 98% को रिलीफ़ मिलता है,
तो ही हम 5th मंथ से आगे ट्रीटमेंट देंगे। 2% ऐसे केस जो फेवरेबल रिजल्ट नहीं देंगे, हम उनको मना कर देंगे। तो आप तो ये बताओ कि अगर कोई लेग तो जैसे किसी को अर्थराइटिस है तो किसी को एवियन तो नहीं हो जाएगा, किसी को एवियन है तो हो तो नहीं, नहीं जाएगा इससे, नहीं हो रहा होगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, होगा नहीं कुछ। नहीं सर। चलो ठीक है सर, मैं करवाता हूँ, ये 2-3 लोगों को भी बताता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। डॉक्टर आकाश सर जी सर। बहुत मस्त काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बिल्कुल क्योंकि सर। कर्म ही अपने हाथ में, इसके अलावा कुछ नहीं है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बहुत बहुत धन्यवाद सर।